आज हम देखने वाले हैं भारत की बात की जाए तो भूगोल से रिलेटेड जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। इसका बात की जाए अगर आपको उत्तर आए तो आप इससे बता सकते हैं, नहीं तो आप सुनते रहिए। उत्तर से दक्षिण भारत की बात की जाए तो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 3200 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की बात की जाए तो कितनी किलोमीटर है? 2933 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई है कितनी है? 2933 किलोमीटर। टोटल अभी फिलहाल में बात की जाए तो 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। क्षेत्रफल की बात की जाए तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। मुख्य भूमि की सीमा बात की जाए तो जो लैंड रहता है, पूरी बात की जाए तो मुख्य भूमि की तो कितनी सीमा है पूरी मुख्य भूमि की? तो 15,200 किलोमीटर पूरा स्थलीय सीमा है भारत की। तटीय सीमा की बात की जाए जो मुख्य भूमि का है, कोस्टल लाइन जैसे हम बात की जाए तो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये सब क्या है? मुख्य भूमि। तो मुख्य भूमि की जो बात की जाए तो तटीय सीमा कितनी है? 6,100 किलोमीटर। और अगर मुख्य भूमि की सीमा बात की जाए जो स्थलीय सीमा है तो कितनी है? 15,200 किलोमीटर। इसमें आप कंफ्यूज मत होइए। अगर मुख्य भूमि की सीमा बात किया जा रहा है तो जो पाकिस्तान वाला हो गया, चीन हो गया, बांग्लादेश, उसकी बात कर रहा है तो वो कितना है? स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर। और अगर तटीय सीमा की बात कर रहा है जो की बात की जाए तो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, गोवा, ये सब हो गए, कर्नाटक, केरल, तो इन सब की बात की जाए तो मुख्य भूमि से तटीय सीमा कितनी लंबाई है? 6,100 किलोमीटर। कुल जलीय सीमा प्लस द्वीपों की बात की जाए तो जो किनारे जो कोस्टल लाइन है उन सब की बात की जाए तो कितना किलोमीटर हो जाए? 7,516.6 किलोमीटर। जो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, और बात की जाए तो जो द्वीप है हमारे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, इन जब की बात की जाए तो इन सब की कोस्टल लाइन कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर हो जाती है। वहीं बात की जाए अगर सिर्फ पूछा जाए मुख्य भूमि की जो तटीय सीमा कितनी है? 6,100 किलोमीटर। भारत की पूरी अगर टोटल सीमा बाउंड्रीज की बात की जाए तो जो सीमा कितनी है? जैसे अगर हम बात करें जो स्थलीय सीमा भी हो गई, जो तटीय सीमा वो भी हो गई, पूरा टोटल तो 22,716.6 किलोमीटर। तो भारत की पूरी कितनी सीमा है? 22,716 किलोमीटर है। कुल तटीय राज्य बात की जाए तो 9, जो बात की जाए तो तट के किनारे राज्य हैं, कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। मुख्य भूमि की बात की जाए तो जो लैटिट्यूड है कितने अक्षांश है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक लैटिट्यूड है। तो मुख्य भूमि की बात की जाए तो अक्षांश कितने भागों में फैली हुई है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश पर। वहीं बात करते हैं जब लॉन्गिट्यूड की तो देशांतर कितना विस्तार है? 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व लॉन्गिट्यूड देशांतर। देश की सीमा बात की जाए तो साझा करती है बांग्लादेश। बांग्लादेश से बात की जाए तो कितने स्टेट साझा करते हैं भारत के? 5 स्टेट है। कौन है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। कौन कौन से पाकिस्तान बांग्लादेश से सटे हुए हैं? 5 हैं राज्य हैं। कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। म्यांमार से बात करते हैं तो म्यांमार से कितने सटे हुए हैं? 4। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। पाकिस्तान से बात करते हैं तो 3 स्टेट और 2 यूटी हैं, जिसमें बात की जाए तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, और जो जम्मू कश्मीर एक हुआ और एक लद्दाख हो गया। आगे के नेपाल में हम बात करते हैं तो नेपाल से भारत के कितने राज्य सटे हुए हैं? तो बात की जाए तो 5 राज्य सटे हुए हैं। कौन कौन से? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, जो पश्चिम बंगाल सटा हुआ है, और एक सिक्किम सटा हुआ है। तो नेपाल से 5 स्टेट सटे हुए हैं, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। चीन से बात करते हैं तो इसके साथ भी 5 सटे हुए हैं, लेकिन उसमें बात की जाए तो एक यूटी भी शामिल है जो कि लद्दाख है। तो चीन के साथ कितने सटे हुए हैं? 5 सटे हुए हैं भारत के भाग, जिसमें से एक उसमें यूटी है, संघ शासित प्रदेश है, जो कि लद्दाख है। तो 5 हुए लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान के साथ तो एक ही है, वो लद्दाख है। भूटान के साथ बात करते हैं तो भूटान के साथ 5 बाउंड्री साझा करती हैं भारत के स्टेट। कौन कौन से हैं? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। भूटान के साथ 4 जो राज्य हैं भारत के वो साझा करते हैं बॉर्डर, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। भारत के हमने देखा कि मुख्य भूमि से बात की जाए तो आखिरी बिंदु कौन कौन से हैं? तो
पश्चिम में बात करते हैं तो गौरमाता बिंदु गौरमाता के नाम से जाना जाता है। और पूर्व की बात की जाए तो किबिथु के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में है किबिथु। पूर्व में सबसे आखिरी छोर कौन सा है? किबिथु, अरुणाचल प्रदेश में है। वहीं पश्चिम में बात की जाए तो गौरमाता गुजरात में स्थित है। वहीं नॉर्थ में बात करते हैं तो इंद्रकौल है जो कि लद्दाख में स्थित है। और वहीं कन्याकुमारी की बात करते हैं तो साउथ में सबसे आखिरी बिंदु है तमिलनाडु में। तो कन्याकुमारी कहाँ पर है? तमिलनाडु साउथ में सबसे ज्यादा है। आगे की इंपॉर्टेंट न्यूज बात की जाए तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है, जिसका बात की जाए तो जो अक्षांश कितना है 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट जो अक्षांश है भारत का दक्षिणतम बिंदु है। मुख्य भूमि का याद रखिएगा, ये भारत का नहीं दक्षिणतम बिंदु है, ये भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु है। इंदिरा का दक्षिणतम बिंदु बात की जाए तो इंडिया का अगर बात करते हैं दक्षिणतम बिंदु तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा जो कि निकोबार में स्थित है। वहीं अगर भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु तो कन्याकुमारी हो जाएगा। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो गया? इंदिरा पॉइंट निकोबार में स्थित है। वहीं भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है 8 डिग्री 4 मिनट। इंदिरा पॉइंट बात करते हैं तो 2004 में डूब गया था। कर्क रेखा बात की जाए तो भारत को 23.5 डिग्री उत्तर में काटती है। कर्क रेखा भारत को 23.5 डिग्री उत्तर में काटती है। जो कुछ राज्य है बात की जाए तो राज्य जो कि कर्क रेखा पर अवस्थित है भारत के कौन कौन से हैं? 8 राज्य स्थित है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम कर्क रेखा पर स्थित है भारत के राज्य। कौन कौन से राज्य हैं? 8 राज्य हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। 7 पूर्वोत्तर की बात की जाए तो राज्यों की बहनें के नाम से जाना जाता है, जिसे 7 सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। जो कौन कौन से 7 स्टेट हैं उसमें बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और असम, मेघालय, त्रिपुरा। ये 7 जो भी बात की जाए राज्य, इन्हें 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा। उत्तर पूर्व के राज्य की बात की जाए तो उत्तर पूर्व के राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा। इन्हें उत्तर पूर्व जो राज्य के नाम से जाना जाता है, किन्हें जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा। 7 सिस्टर्स का बात की जाए तो भाई कहा जाता है, किसे कहा जाता है? सिक्किम को। और बात की जाए तो सिक्किम किस रास्ते से? चिकन नेक से। जिस रास्ते से जुड़ा हुआ है 7 राज्यों से उन्हें से क्या कहते हैं? चिकन नेक। लक्षद्वीप की बात करते हैं। लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? तो अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। बात की जाए तो मूंगे की चट्टान से निर्मित है, कोरल रीफ से निर्मित है। कौन? लक्षद्वीप। तो मूंगे की चट्टान से कौन निर्मित है? लक्षद्वीप। अरब सागर में यह स्थित है। इसकी बात की जाए तो क्षेत्रफल 32 किलोमीटर स्क्वायर है। इसका क्षेत्रफल कितना है लक्षद्वीप का? 32 किलोमीटर स्क्वायर। और इस पर कितने द्वीप हैं लक्षद्वीप पर? 36 द्वीप हैं। लक्षद्वीप पर कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप हैं। अंडमान निकोबार की बात करते हैं तो अंडमान निकोबार में कुल कितने द्वीप हैं? तो 572 कुल द्वीप हैं। अंडमान निकोबार में कुल 572 द्वीप हैं। अंडमान निकोबार में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 572। बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। भारत बात की जाए तो विश्व का कितना परसेंट है? तो 2.4% भाग है विश्व का। पूरे विश्व का भारत 2.4% है। विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश भारत है। बात करते हैं कुछ क्रम में बात की जाए तो बड़े बड़े देश। सबसे बड़ा देश बात की जाए तो रूस, उसके बाद कनाडा, यूएस, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। भारत है 7वें नंबर पर। तो सबसे बड़ा कौन सा है? रूस। फिर कौन सा आता है? कनाडा आता है। फिर और कौन सा आता है? यूएस आता है। फिर चीन आता है। फिर ब्राजील आता है। फिर ऑस्ट्रेलिया आता है। फिर भारत आता है 7वें नंबर पर। तो भारत का स्थान 7वां है। 22 डिग्री के बाद दक्षिण की ओर भारत कम होने लगता है। तो 22 डिग्री के बाद बात की जाए तो दक्षिण की तरफ भारत कम होने लगता है, जो कि प्रायद्वीपीय बन जाता है और हिंद महासागर की ओर बढ़ता जाता है, कम होने लगता है। तो मुख्य भूमि का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार लगभग कितना होता है? 30 डिग्री का होता है। भारत मानक समय बात की जाए तो आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बात की जाए तो कितना होता है? 82 डिग्री आधा मिनट। तो 1/2 बात की जाए तो पूर्व यूपी के मिर्जापुर से जाती है भारत का मानक समय। तो भारत का मानक समय कहाँ से जाता है? यूपी के मिर्जापुर से। कितना डिग्री है? 82 डिग्री आधा मिनट।
हाफ 82 डिग्री ईस्ट, हाफ 82 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट में है। बात की जाए पूर्व में यूपी के मिर्जापुर से जाती है भारत मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। राज्य की बात की जाए तो जो आईएसटी लाइन है, बात की जाए तो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो भारत की जो बात की जाए तो भारत मानक समय है जो रेखा, बात की जाए तो आईएसटी कितने राज्यों से गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। बात की जाए तो जो भारत मानक समय है जो आईएसटी लाइन है, बात की जाए तो भारत के कहाँ पर गुजरती है, कौन सा वह स्थान है? बात की जाए तो आईएसटी माना गया है, तो उसे यूपी के मिर्जापुर को बात की जाए तो भारत मानक समय माना गया है, यूपी के मिर्जापुर 82.5 हाफ 82 डिग्री ईस्ट पूर्व में। कर्क रेखा व आईएसटी पर बात की जाए तो राज्य कौन कौन से हैं? बात की जाए तो जो कर्क रेखा और आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दोनों पर बात की जाए तो स्थित कौन से राज्य हैं? दो, तो एमपी और छत्तीसगढ़ बात की जाए तो कर्क रेखा पर भी स्थित हैं और आईएसटी पर भी स्थित हैं। ग्रेट चैनल बात की जाए तो किसके बीच है? इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच। तो बात की जाए ग्रेट चैनल किसके बीच स्थित है? इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच। 10 डिग्री चैनल बात करते हैं तो लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच में स्थित है, लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच में स्थित है। तो 10 डिग्री चैनल हमने देखा कि लक्षद्वीप भी कह सकते हैं कि लक्षद्वीप और लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच में कौन सा स्थित है? 10 डिग्री चैनल। अंडमान एवं निकोबार के बीच में कौन सा स्थित है? 10 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल की बात की जाए तो 9 डिग्री चैनल किसके बीच में स्थित है? मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में। 9 डिग्री चैनल बात करते हैं तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में स्थित है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में स्थित है। 8 डिग्री चैनल की बात की जाए तो किसके बीच स्थित है? तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच में स्थित है। भारत और श्रीलंका की बात की जाए तो मन्नार की खाड़ी स्थित है और पाक जलडमरू मध्य भी स्थित है। तो हमने देखा कि 9 डिग्री चैनल किनके बीच में स्थित है? मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में। 8 डिग्री चैनल किसके बीच में है? मालदीव और मिनिकॉय के बीच में। वहीं 10 डिग्री चैनल की बात की जाए तो किसके बीच में है? लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच में। यहाँ पर हम लिटिल अंडमान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अंडमान में 4 मुख्य जो बात की जाए तो जो द्वीप है जो होते हैं नॉर्थ, मिडिल, साउथ, लिटिल। तो लिटिल बात की जाए तो आखिरी, बात की जाए तो सबसे दक्षिणतम अंडमान का द्वीप है। तो बात की जाए तो अंडमान और निकोबार के बीच स्थित 10 डिग्री चैनल। अंडमान में यहाँ पर हम देखते हैं कि नॉर्थ, मिडिल, साउथ, लिटिल ये कुछ द्वीप है 4। इंपॉर्टेंट बात की जाए तो सैडल पीक, बात की जाए तो सबसे ऊंचा बिंदु अंडमान की बात की जाए तो कौन सा है? सैडल पीक। यह कितना मीटर है? 732 मीटर। सैडल पीक बात की जाए तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंचा बिंदु, बात की जाए तो सैडल पीक अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा बिंदु 732 मीटर है, सैडल पीक, जो कि नॉर्थ में स्थित है। तो नॉर्थ, मिडिल, साउथ, लिटिल। और साउथ पे बात की जाए तो साउथ अंडमान है उसी पर पोर्ट ब्लेयर स्थित है। ये याद रखिएगा 4 ये इंपॉर्टेंट द्वीप है, नॉर्थ, मिडिल, साउथ, लिटिल, ये अंडमान के ही भाग है। और साउथ पर ही बात की जाए तो पोर्ट ब्लेयर स्थित है और नॉर्थ पे जो सैडल पीक है वो स्थित है 732 मीटर। निकोबार में बात करते हैं तो 3 मुख्य द्वीप है जिसमें से कार, मिडिल और ग्रेट है, जिसमें ग्रेट निकोबार पर ही बात की जाए तो इंदिरा पॉइंट स्थित है। लॉन्गिट्यूड क्या होता है? तो बात की जाए तो देशांतर रेखा, बात की जाए तो समय को बताता है। और लैटिट्यूड बात की जाए तो अक्षांशीय रेखा, बात की जाए तो इसकी दिशा कैसे होती है? नॉर्थ साउथ होती है। नॉर्थ साउथ बात की जाए तो अक्षांश होती है दूरी। और वहीं बात करते हैं तो लॉन्गिट्यूड देशांतर कितनी कौन सी दूरी होती है? जो पश्चिम और पूर्व के बीच में बात की जाए तो देशांतर होती है। भारत की पूर्वी देशांतर बात की जाए तो कितनी है? तो भारत की पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है भारत की पूर्वी देशांतर। तो कितनी है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर भारत की जो है लॉन्गिट्यूड है पूर्वी। और भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। कौन काटती है? बात की जाए रेखा तो कर्क रेखा, बात की जाए तो 23.5 डिग्री हाफ 23 डिग्री, बात की जाए तो भारत को 2 भागों में बांटती है, जो कि बात की जाए तो 8 राज्य स्थित है कर्क रेखा पर। कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र हो गया और सॉरी महाराष्ट्र नहीं होगा, गुजरात होगा, राजस्थान होगा, एमपी होगा, छत्तीसगढ़ होगा, झारखंड होगा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। और भारत का अक्षांश बात की जाए तो कितना है? तो भारत का अक्षांश जो लैटिट्यूड है
8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश पर स्थित है। तो भारत का अक्षांशीय, ये याद रखिएगा, ये बात की जाए तो मुख्य भूमिका है 8 डिग्री 4 मिनट। जब हम बात करते हैं तो टोटल बात की जाए तो भारत का, तो वहाँ दक्षिण से बात की जाए तो जो इंदिरा पॉइंट भी लिया जाएगा, जो कि बात की जाए तो 6 डिग्री 4 हो जाएगा मिनट। तो 6 डिग्री 4 मिनट कहाँ से हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट से। वहीं हम बात करते हैं तो भारत का अक्षांश मुख्य भूमि का, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश। भारत व अन्य देशों के साथ सबसे पुराना मार्ग भूमि मार्ग ही है। एशिया का बात की जाए तो किस नाम से जाना जाता है? सभ्यताओं का पालना। भारत बात की जाए तो 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है: पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान। यूरोप से भारत की दूरी 7,000 किलोमीटर किसने कम कर दिया? स्वेज नहर ने। स्वेज नहर की बात की जाए तो इसको कब ओपन किया गया था? तो 1869 में स्वेज नहर खुला था। तो स्वेज नहर कब खुला था? 1869 में। भारत की स्थलीय सीमा बात की जाए तो कौन कौन से देशों के साथ कितनी लंबी बाउंड्रीज भारत साझा करता है? तो सबसे, हम क्रम में देखेंगे, सबसे बड़े, सबसे ज्यादा बॉर्डर किसके साथ साझा करता है, फिर कम किसके साथ साझा करता है। बांग्लादेश के साथ बात की जाए तो 4,096 किलोमीटर बॉर्डर लाइन साझा करता है भारत। चीन के साथ बात करते हैं तो 3,488 किलोमीटर बॉर्डर लाइन साझा करता है भारत। पाकिस्तान के साथ 3,323 किलोमीटर साझा करता है। नेपाल के साथ 1,751 किलोमीटर साझा करता है। म्यांमार के साथ 1,643 किलोमीटर साझा करता है। भूटान के साथ 699 किलोमीटर। अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। तो भारत की स्थलीय सीमा बात करते हैं तो सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ साझा करता है, 4,096 किलोमीटर है इसके साथ बॉर्डर। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ 4,096 किलोमीटर। चीन के साथ कितनी बाउंड्री साझा करता है? 3,488 किलोमीटर। चीन के साथ 3,488 किलोमीटर बाउंड्री लाइन साझा करता है भारत। और पाकिस्तान के साथ 3,323 किलोमीटर। नेपाल के साथ 1,751 किलोमीटर। म्यांमार के साथ बात की जाए तो 1,643 किलोमीटर। भूटान के साथ 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। भारत का भौतिक विभाजन बात करते हैं तो फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, तो इसमें बात की जाए तो भारत को कुछ 6 मुख्य भागों में बांटा गया है, जिसमें बात की जाए तो उत्तर व उत्तर पूर्व हिमालय बात की जाए, और दूसरा होता है उत्तरी मैदान जो है, तीसरा हो गया प्रायद्वीपीय भारत हो गया, और चौथे में बात की जाए तो भारतीय जो मरुस्थली है थार रेगिस्तान, पांचवा तटीय मैदान जो बात की जाए तो, और छठा हो गया लक्षद्वीप अंडमान निकोबार जो कि द्वीप समूह है, छठे में रखा गया। तो कुछ भारत के जो भौतिक विभाजन बांटे गए हैं तो इस प्रकार हम आज जानेंगे। तो यहाँ पर बात की जाए तो हिमालय, सबसे पहले बात की जाए तो उत्तर पूर्व हिमालय जो भाग है, तो हिमालय बात की जाए तो बर्फ का घर इसे कहा जाता है। हिमालय को क्या कहा जाता है? बर्फ का घर कहा जाता है। 200 करोड़ वर्ष पहले तो बात की जाए तो हमारी पृथ्वी का निर्माण कब हुआ था उसके बारे में हमको कुछ जानकारी यहाँ पर मिलेंगे। तो 200 करोड़ वर्ष पहले बात की जाए तो क्या था? हमारे पृथ्वी पर जमीन केवल एक टुकड़ा था। तो हमारे पृथ्वी पर बात की जाए तो 200 करोड़ वर्ष पहले केवल एक ही टुकड़ा था जो जमीन का, तो उसे क्या कहते थे? पेंजिया। पेंजिया, पेंजिया क्या था? पृथ्वी पर बात की जाए तो जैसे आज के समय बात की जाए तो उत्तर अमेरिका है, इधर एशिया है, उधर बात की जाए तो वो रूस है, जो है यूरोप है, ये सब जो क्या थे अलग अलग बांटा गया, अफ्रीका हो गया, ये सब अलग अलग है ना। तो पहले लेकिन 200 करोड़ वर्ष पहले क्या थे? ये जितने भी जो जमीन है बात की जाए तो एक ही भाग हुआ करता था, उसे पेंजिया कहा जाता था। और जो जल हुआ करता था उसके चारों तरफ उसे क्या कहा जाता था? पैंथलासा। तो पैंथलासा हमने जाना क्या कहा जाता था पहले, जो बात की जाए तो आज नहीं 200 करोड़ साल पहले बात की जाए तो हमारे पृथ्वी पर केवल एक ही जमीन का टुकड़ा हुआ करता था। ये जो आज के समय में यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, ये सब अलग अलग नहीं थे, ये सिर्फ एक ही टुकड़े था और उसके किनारे किनारे पानी था। और जिस पानी को बात की जाए जो समुद्र था, पानी था, उसे क्या कहा जाता था? पैंथलासा। और जो जमीन का टुकड़ा था उसे पेंजिया कहा जाता था, जो जमीन था। 200 करोड़ साल पहले बात की जाए तो बाद में धीरे धीरे जब समय बीता तो बात की जाए तो पेंजिया जो एक भाग था, एक ही टुकड़ा था, उसके कई टुकड़ों में बट गया।
तो ऊपर जो टुकड़ा गया बात की जाए उसमें जो पेंजिया जब टूटा तो बात की जाए तो उसका एक टुकड़ा ऊपर गया और नीचे एक टुकड़ा रह गया। तो जो ऊपर एक टुकड़ा गया था उसे क्या कहा गया, अंगारा, जो मतलब इक्वेटर के ऊपर चला गया उसे क्या किया गया, अंगारा। और जो नीचे वाला भाग था उसे क्या किया गया, गोंडवाना। तो अंगारा कौन सा भाग था, पेंजिया का, जो ऊपर चला गया इक्वेटर से बात की जाए तो नॉर्थ में चला गया, और इक्वेटर से बात की जाए तो जो साउथ में रह गया उसे गोंडवाना लैंड कहा गया। गोंडवाना लैंड साउथ की तरफ था और अंगारा बात की जाए तो नॉर्थ की तरफ चला गया, और जल बीच में था। 0 डिग्री से ऊपर को अंगारा व 0 डिग्री से नीचे की बात की जाए तो गोंडवाना लैंड कहलाया। गोंडवाना लैंड बात की जाए तो एक टुकड़ा टूटकर भारत का निर्माण हुआ, और फिर यह बात की जाए तो धीरे धीरे बात की जाए तो उत्तर की तरफ इसका खिसका हुआ। पेंजिया का उत्तरी भाग बात की जाए तो अंगारा, और दक्षिणी भाग किसे कहा जाता है, गोंडवाना लैंड को। अफ्रीका से एक टुकड़ा टूटता है जिससे बात की जाए तो भारत का है। तो हमने जाना कि जो एक पेंजिया पहले भाग हुआ करता था पृथ्वी पर, उसके 200 करोड़ साल पहले, आज नहीं, 200 करोड़ साल पहले बात की जाए तो पेंजिया पृथ्वी पर एक ही टुकड़ा था जमीन का। धीरे धीरे समय के साथ बात की जाए तो पेंजिया के कई टुकड़े हुए, और उसके कुछ टुकड़े बात की जाए तो एक टुकड़ा ऊपर चला गया। जो टुकड़ा ऊपर गया बात की जाए तो 0 डिग्री, 0 डिग्री से जो नॉर्थ में चला गया ऊपर तो उसे अंगारा कहा गया। जो 0 डिग्री से नीचे रह गया साउथ की तरफ तो बात की जाए उसे गोंडवाना लैंड कहा गया, जिसमें बात की जाए तो साउथ अफ्रीका ये सब देश होते हैं। तो गोंडवाना लैंड से बात की जाए तो एक टुकड़ा निकलता है बात की जाए तो जिसे भारत कहा जाता है, वह धीरे धीरे उत्तर की तरफ खसकता है। तो कौन सा खसकता है, भारत। गोंडवाना लैंड से ही निकलता है अफ्रीका से। 70 करोड़ वर्ष पूर्व अफ्रीका व यूरेशियन प्लेट टकराई जिससे बात की जाए तो हिमालय का निर्माण हुआ। तो हमने जाना कि जो एक टुकड़ा जो अफ्रीकन बात की जाए तो प्लेट से बात की जाए तो जो गोंडवाना लैंड से एक टुकड़ा जो खिसकाव हो रहा था उत्तर की तरफ वही भारत था। तो धीरे 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 वो खिसकता हुआ यूरेशिया प्लेट से टकराता है 70 करोड़ वर्ष पूर्व बात की जाए तो यह जो यूरेशिया प्लेट से टकराता है। हिमालय क्या है, हिमालय तो बात की जाए तो एक नवीन वलित पर्वत है। हिमालय क्या है, एक न्यू फोल्डेड माउंटेन है हिमालय। क्योंकि बात की जाए तो इसका बहुत ही पुराना हिमालय नहीं है, क्योंकि यह जब टकराया था उससे पहले भी पर्वत थी, लेकिन बात की जाए तो हिमालय का निर्माण उस टकराव के बाद हुआ था। तो इसलिए बात की जाए हिमालय को नए पर्वत कहा जाता है, नवीन वलित पर्वत। यहाँ पर फिगर में हमने देखा कि यहाँ पर कैसे एक जो एक पृथ्वी है और इसके बीच में बात की जाए तो पेंजिया एक छोटा सा, तो पृथ्वी का बात की जाए तो पूरा लैंड कितना था, पेंजिया कहा जाता था क्योंकि एक ही टुकड़ा हुआ करता था, और इसके किनारे जो जल था उसे पैंथलासा कहा जाता था 200 करोड़ वर्ष पहले। धीरे धीरे बात की जाए तो उसमें बिखरा हुआ या उसके भाग टूटे। जो ऊपर 0 डिग्री से नॉर्थ की तरफ गया उसे हम बात की जाए तो अंगारा कहें, जो जो भाग दक्षिण की तरफ रह गया उसे हम बात की जाए तो गोंडवाना लैंड कहते हैं। तो 70 करोड़ वर्ष पूर्व बात की जाए तो अफ्रीका से जो प्लेट टूटकर निकलता है भारत हम जिसे आज कहते हैं गोंडवाना लैंड, क्योंकि गोंडवाना लैंड के अंदर ही अफ्रीका था, तो वहां से एक टुकड़ा टूटता है अफ्रीका से बात की जाए तो जो भारत रहता है वह पूर्वोत्तर की तरफ धीरे धीरे बढ़ता है और यूरेशियन प्लेट से टकराता है, जिससे बात की जाए तो हिमालय का निर्माण होता है। तो यह कब लगभग हुआ था, 70 करोड़ वर्ष पूर्व पहले बात की जाए तो यह धीरे धीरे बढ़ा था। 10 करोड़ वर्ष पूर्व अफ्रीका प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है और नवीन वलित पर्वत का निर्माण होता है। तो सोचिए कि 10 करोड़ वर्ष पहले इसे लग गए टकराने में, यूरेशियन प्लेट से टकराता है, फिर बात की जाए तो नवीन वलित पर्वत का निर्माण होता है जिसे हिमालय कहते हैं। पार हिमालय यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है, और जो बात की जाए तो ये जो हिमालय है कौन सा भाग है, तो हिमालय बात की जाए तो नवीन वलित पर्वत है। और महान हिमालय बात की जाए तो 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसे हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है, सर्वोच्च महान कहते हैं इसको। जब अफ्रीका बात की जाए तो यूरेशिया प्लेट से टकराई तो सबसे पहले महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर उसके बाद शिवालिक का निर्माण हुआ। तो जब बात की जाए तो अफ्रीकन प्लेट बात की जाए तो अफ्रीका बात की जाए तो जिसमें बात की जाए तो भारत हम कहते थे कि भारत जब बात की जाए तो एक रिस्क कहें कि यूरेशियन प्लेट से टकराता है तो सबसे पहले किसका निर्माण तो होता है, महान हिमालय का, फिर उसके बाद मध्य हिमालय का, फिर उसके बाद शिवालिक का निर्माण होता है। पार हिमालय बात की जाए तो ये तो यूरेशियन का भाग था, बात की जाए तो ये तो पहले से ही था, और उसके निर्माण तो कौन होता है, महान हिमालय का, मध्य हिमालय का, शिवालिक का निर्माण होता है टकराने से। हिमालय में बात करते हैं तो इसके कुछ भाग हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे पार हिमालय बात की जाए ट्रांस हिमालय, तो हिमालय की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है पार हिमालय। पार हिमालय हिमालय की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वतमाला बात की जाए तो इसके कुछ भाग हैं पार हिमालय के। पार हिमालय के कुछ भाग है कौन कौन से, काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जास्कर हो गया, कैलाश हो गया,
यह तिब्बत से महान हिमालय के उत्तर में है। ध्रुवों के बाद सबसे बड़ा हिम क्षेत्र यही है, बात की जाए तो हिमालय। यह हिमालय की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, बात की जाए तो पार हिमालय। पार हिमालय हिमालय की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। पार हिमालय के पूर्व में कैलाश स्थित है। तो पार हिमालय के पूर्व में क्या स्थित है? कैलाश स्थित है। काराकोरम बात की जाए तो पीओके में स्थित है। और ग्लेशियर बात की जाए तो कुछ इंपॉर्टेंट आपको याद रखिए, जैसे सियाचिन, बियाफो, बाल्टोरा, हिस्पर इस पर स्थित है। राकापोसी बात की जाए तो इसमें ही है। बात की जाए तो इसकी जो सबसे खड़ी ढलान के लिए प्रसिद्ध है, तो विश्व की सबसे खड़ी ढलान की जो चोटी कौन सी है? राकापोसी, जिसकी ऊंचाई 7,788 मीटर है। विश्व की सबसे खड़ी पर्वत चोटी कौन सी है? काराकोरम पर ही स्थित है, राकापोसी। राकापोसी 7,788 मीटर, विश्व की सबसे खड़ी पर्वत चोटी। यह किस पर स्थित है? काराकोरम पर। सिंधु नदी की हम जब बात करते हैं तो जास्कर और लद्दाख के बीच में बहती है सिंधु नदी। सिंधु नदी किसके बीच में बहती है? जास्कर और लद्दाख के बीच में। बुंजी में बात की जाए तो लद्दाख को काटकर भारत में सबसे गहरी गार्च की बात की जाए तो घाट का निर्माण करती है, जिसकी बात की जाए तो गहराई 5,200 मीटर है। तो बुंजी में बात की जाए तो सिंधु जो नदी है लद्दाख को काटकर भारत में सबसे गहरी घाट का निर्माण करती है, गार्ज का, जिसकी बात की जाए तो गहराई 5,200 मीटर है। गॉडविन ऑस्टिन की बात की जाए तो केटीयू 8,611 मीटर काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है। तो काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन, जिसे केटू के नाम से जाना जाता है, 8,611। और बात की जाए तो विश्व की सबसे खड़ी ढलान की चट्टान जो चोटी कौन सी है? तो राकापोसी है, 7,788 मीटर। महान हिमालय, जिसे बात की जाए तो हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। इसके बात की जाए तो सबसे पश्चिम में नंगा पर्वत है और पूर्व में बात की जाए तो नामचा बरवा है। और इसकी लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर। माउंट एवरेस्ट बात की जाए तो नेपाल में इसके कुछ इंपॉर्टेंट चोटियां हैं, बात की जाए तो महान हिमालय के इसके अंदर। तो माउंट एवरेस्ट बात की जाए तो सबसे ऊंची चोटी है महान हिमालय की, जो कि नेपाल में स्थित है। 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है, महान हिमालय में स्थित है। तो हम अब जो पढ़ रहे हैं कुछ चोटियां इंपॉर्टेंट है जो कि महान हिमालय में स्थित है। कंचनजंगा बात की जाए तो इंडियन में स्थित है, इंडिया में कंचनजंगा स्थित है, जिसकी ऊंचाई बात की जाए तो 8,598 मीटर है, यह महान हिमालय में स्थित है। महाकालू बात की जाए तो नेपाल में 8,481 मीटर। धौलागिरी बात की जाए तो 8,172 नेपाल में स्थित है। नंगा पर्वत की बात की जाए तो 8,126 मीटर इंडिया में स्थित है। अन्नपूर्णा की बात की जाए तो नेपाल में 8,078 मीटर। और नंदा देवी की बात की जाए तो 7,817 मीटर इंडिया में। कामेत की बात की जाए तो इंडिया में 7,756 मीटर। नामचा पर्वत हमने जाना कि यह सबसे पूर्व में स्थित है और इंडिया में बात की जाए यह स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है 7,756 है। गुरला मंधाता की बात की जाए तो नेपाल में 7,728 मीटर है। औसत ऊंचाई बात की जाए तो महान हिमालय की 6,100 मीटर है। माउंट एवरेस्ट या इसे बात की जाए तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है जो कि नेपाल में स्थित है। 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो माउंट एवरेस्ट जिसे बात की जाए तो सागर माथा के भी नाम से जाना जाता है, यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है जो नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट बात की जाए तो महान हिमालय में स्थित है और इसे आंतरिक हिमालय भी कहते हैं महान हिमालय को। माउंट एवरेस्ट बात की जाए तो नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। पर्वत जो माउंटेन एक मतलब जो एक चोटी ऊंचा सा हो उसे क्या कहते हैं? पर्वत। एक ऊंचा उठा स्थान होता है। पर्वत श्रृंखला बात की जाए तो लगातार कई ऊंचे हुए पर्वत होते हैं, ऊंचा हुआ स्थान होता है, उसे क्या कहते हैं? पर्वत श्रृंखला। चोटी किसे कहते हैं? पर्वत का सबसे ऊंचा स्थान जो होता है उसे चोटी कहते हैं। महान हिमालय का अन्य नाम जैसे नाम से जाना जाता है, जैसे हिमाद्री हो गया, ग्रेट हो गया और आंतरिक हो गया, ये महान हिमालय के कुछ अन्य नाम है। हिमालय की दूसरी सबसे प्राचीन चोटी कौन सी है? तो हिमालय की दूसरी सबसे प्राचीन चोटी पहले तो कौन सा है? पार हिमालय। हिमालय की सबसे प्राचीन चोटी पार हिमालय है। दूसरी कौन सी है? हिमालय। और ओलिगोसीन युग में बना था बात की जाए तो ये ग्रेट हिमालय। दूसरा नाम महान हिमालय को बात की जाए तो आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। मध्य हिमालय को मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है और शिवालिक को बात की जाए तो बाह्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए जो हिमालय बात की जाए तो ये अंदर में है, महान हिमालय ये अंदर में है, तो इसे क्या कहते हैं? आंतरिक हिमालय। और मध्य हिमालय तो बीच में ही स्थित है, इसे मध्य हिमालय कहेंगे। और सबसे बाहर कौन सा है? तो शिवालिक है, इसे बाह्य हिमालय कहते हैं।
सबसे पहले कौन बना था? तो सबसे पहले पार हिमालय का निर्माण हुआ था, फिर महान हिमालय का निर्माण हुआ, फिर मध्य हिमालय का निर्माण हुआ, फिर शिवालिक निर्माण बना। इसका ऑर्डर आप याद रखिएगा कि मतलब सबसे पहले किसका निर्माण होता है? तो पार हिमालय का, हिमालय में। और दूसरा फिर निर्माण किसका होता है? महान हिमालय का, फिर उसके बाद मध्य हिमालय, फिर शिवालिक श्रेणी का। मध्य या लघु हिमालय आप देखते हैं, तो मध्य हिमालय की बात की जाए तो इसकी एवरेज हाइट कितनी है? 3700 से 4500 मीटर। तो 3700 से 4500 मीटर एवरेज हाइट है मध्य हिमालय की। और चौड़ाई बात की जाए तो 60 से 80 किलोमीटर है। यह लगातार श्रृंखला नहीं है, क्योंकि बात की जाए इसमें जगह जगह टूटा हुआ है। इंपॉर्टेंट इसके बात की जाए तो कुछ पर्वतमालाएं हैं जो कि याद कर लीजिए, क्योंकि पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिब्बा और महाभारत। पीर पंजाल बात की जाए तो सबसे लंबी श्रृंखला है, मध्य मायोसीन युग में बना था मध्य हिमालय। और कश्मीर घाटी व कांगड़ा घाटी एवं कुल्लू की घाटी इसी में स्थित है। किसमें है? मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय में कश्मीर की घाटी स्थित है, कांगड़ा भी, कुल्लू की घाटी, ये सब घाटियां मध्य हिमालय में स्थित है। इसे हिमाचल के नाम से भी जाना जाता है। पीर पंजाल में दो प्रसिद्ध दर्रे हैं, बुर्जिल और बनिहाल। तो पीर पंजाल में दो प्रसिद्ध दर्रे कौन कौन से हैं? बुर्जिल और बनिहाल। और ये पीर पंजाल कहाँ पर है? तो ये मध्य हिमालय में स्थित है। तो मध्य हिमालय की कुछ पर्वतमालाएं कौन सी थी? पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिब्बा, महाभारत। और पीर पंजाल में बात की जाए तो प्रमुख दर्रे हैं, कौन से हैं? बुर्जिल और बनिहाल। जम्मू से श्रीनगर के लिए पीर पंजाल में जवाहर सुरंग से होकर गुजरता है। तो जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए पीर पंजाल में कौन सी सुरंग है? जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग से हम जम्मू से श्रीनगर जाते हैं। बात की जाए तो जवाहर सुरंग पीर पंजाल में स्थित है। और पीर पंजाल में बात की जाए तो जो इम्पोर्टेंट दो दर्रे कौन से थे? तो दो दर्रे थे, बुर्जिल और बनिहाल। इसमें शिमला, अल्मोड़ा स्थित है, नैनीताल, रानीखेत, ये सब बात की जाए तो इसी में स्थित है मध्य हिमालय में। कश्मीर वैली बात की जाए तो समतल, जो प्लेन वैली बात की जाए तो कश्मीर वैली इसी में स्थित है, पीर पंजाल में। पीर पंजाल में बात की जाए तो समतल घाटी कश्मीर वैली स्थित है। और धौलाधर में बात की जाए तो कुल्लू घाटी स्थित है, और यह हिमाचल प्रदेश में धौलाधर होता है। और पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है। मसूरी की बात की जाए तो उत्तराखंड में स्थित है, और नागटिब्बा नेपाल में, और महाभारत नेपाल में पर्वत श्रेणियां स्थित हैं। और हिमालय की बात की जाए तो शिवालिक श्रेणी जब हम देखते हैं तो शिवालिक श्रेणी में बात की जाए तो इसे बा हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसमें बात की जाए तो पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है, और जो पूर्व में द्वार के नाम से जाना जाता है, जिसे हरिद्वार। और पश्चिम में देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। इसमें बात की जाए तो अनुदैर्ध्य घाटियां पाई जाती हैं। पीर पंजाल की बात की जाए तो पर्वत श्रेणी के बनिहाल दर्रे से जवाहर सुरंग गुजरती है। तो पीर पंजाल की बात की जाए तो पर्वत श्रेणी का जो बनिहाल दर्रा है उसी से जवाहर सुरंग गुजरता है, जो कि जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ता है जवाहर सुरंग। तो जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे से जाता है, जो कि पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है। शिवालिक श्रेणी के नाम बात की जाए तो हमने जाना किसके नाम है? बा हिमालय के नाम से भी जाना जाता है शिवालिक श्रेणी को, उप हिमालय के नाम से जाना जाता है, और नवीन हिमालय के भी नाम से जाना जाता है। और बात की जाए इसका निर्माण प्लायोसीन युग में हुआ था शिवालिक श्रेणी का। लघु एवं शिवालिक के बीच लंबवत घाटियां हैं। कुछ और देखते हैं यहाँ से कुछ। नदियों के आधार पर बात की जाए तो हिमालय का विभाजन, तो नदियों के आधार पर बात की जाए तो हिमालय का कुछ विभाजन हुआ है। जैसे बात की जाए तो पंजाब, कश्मीर हिमालय, और जिसे पंजाब को किस हिमालय के नाम से जाना जाता है? कश्मीर हिमालय भी इसको कहते हैं, पंजाब हिमालय को।
जो कि सिंधु और सतलज नदी के बीच में है। नदियों के आधार पर बात की जाए तो हिमालय का विभाजन हुआ है, जैसे पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। तो पंजाब हिमालय जिसे बात की जाए तो कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है। किसकी किन दो नदियों के बीच में स्थित है? सिंधु और सतलज। सिंधु और सतलज नदी के बीच में पंजाब हिमालय स्थित है। और कुमायूं हिमालय बात की जाए तो सतलज और काली के बीच में है। और नेपाल की बात की जाए तो काली से तीस्ता के बीच में है। और असम हिमालय तीस्ता से दिहांग नदी के बीच में स्थित है। तो आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। जैसे नेपाल हिमालय हम बात करते हैं तो कौन सी नदियों के बीच में है? काली और तीस्ता नदियों के बीच। असम तीस्ता और दिहांग। कुमायूं हिमालय सतलज और काली के बीच में। और पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदी के बीच में स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत के कुछ पठार बात की जाए तो प्रायद्वीपीय भारत के पठार जैसे गोंडवाना लैंड का भाग है। तो जो ये प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार था ये किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। चट्टानी बात की जाए तो समतल और उठा हुआ भाग है। प्रायद्वीपीय भारत के पठार बात की जाए तो जिसके अंदर अरावली हो गया पर्वत, मालवा का पठार, विंध्य पर्वत, सतपुड़ा जो पहाड़ी हो गया, और छोटा नागपुर पठार, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट पर्वत, नीलगिरी और दक्कन का पठार, अन्नामलाई की पहाड़ी, कार्डमम पहाड़ी, इन सब के बारे में हम देखने वाले हैं हम। अरावली पर्वत की बात की जाए तो यह कहाँ से कहाँ तक स्थित है? बात की जाए तो दिल्ली से गुजरात तक स्थित है यह बात की जाए तो। और दिल्ली के मजनू टीले से गुजरात के पालनपुर तक अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत कहाँ से कहाँ तक है? दिल्ली के मजनू टीला से गुजरात के पालनपुर तक है। और ये अधिकतर बात की जाए तो इसका जो क्षेत्र है राजस्थान में है। बात की जाए तो कितने स्टेट में है? बात की जाए तो या फिर कह सकते हैं कि यूनियन टेरिटरीज, या फिर तो दिल्ली बात की जाए है हरियाणा में है, राजस्थान में है, गुजरात में है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, ये 4 जगह पर है। बात की जाए अरावली रेंज फैला हुआ है 800 किलोमीटर में। तो अरावली रेंज दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात में 800 किलोमीटर में फैला हुआ है। गुरु शिखर बात की जाए तो 1722 मीटर। अरावली रेंज की बात की जाए तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची शिखर कौन सी है? तो सबसे ऊंचा भाग गुरु शिखर है। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है अरावली रेंज की? गुरु शिखर 1722 मीटर। गुरु शिखर 1722 मीटर अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। और जो की बात की जाए तो किस पर स्थित है? माउंट आबू पर। गुरु शिखर 1722 मीटर सबसे ऊंची चोटी है अरावली पर्वत की, माउंट आबू पर स्थित है। अरावली का दक्षिण भाग बात की जाए तो जरगा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। अरावली का दक्षिणी भाग जरगा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर बात की जाए तो माउंट आबू पर ही स्थित है। बनास नदी बात की जाए तो अरावली को पश्चिम से पूर्व दिशा में पार करके चंबल में मिल जाती है। तो बनास नदी जो होती है बात की जाए तो अरावली को पश्चिम से पूर्व में पार करके चंबल में मिल जाती है। अरावली व विंध्य के बीच बात की जाए तो मालवा का पठार है। तो अरावली और विंध्य के बीच मालवा का पठार है। जैसे हम यहाँ पर कुछ डायग्राम में देख सकते हैं कि जो ये अरावली रेंज किस इस तरह है। दिल्ली की मजली टीला से बात की जाए तो गुजरात के पालनपुर तक है। तो दिल्ली के मजनू टीला से गुजरात के पालनपुर तक 800 किलोमीटर में फैला हुआ है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, इन सब जगहों पर है यह बात की जाए अरावली रेंज। और यह हमने देखा कि जो मालवा का पठार है जो किसके बीच में है? अरावली और विंध्य पर्वत के बीच में स्थित है। तो मालवा का ढलान किस तरफ है? तो यह उत्तर की तरफ है मालवा का ढलान। और यहाँ पर बात की जाए तो एमपी में विंध्य पर्वत स्थित है। और चंबल, बेतवा, काली सिंध नदियां उत्तर की तरफ बहती हैं। इसलिए जो मालवा का ढलान किस तरफ है? तो उत्तर की तरफ है। इसलिए बात की जाए तो जो मालवा से चंबल, बेतवा, काली सिंध नदियां जब बहती हैं तो उत्तर की तरफ ये बहती हैं, क्योंकि मालवा का ढलान उत्तर की तरफ है। मालवा का पठार ज्वालामुखी के लावे से बना हुआ है। तो मालवा का जो पठार है ज्वालामुखी के लावे से बना हुआ है, इसलिए यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। तो मालवा का पठार ज्वालामुखी के लावे से बना है, इसलिए यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। नदियों का बहाव मालवा के बड़े बड़े खंडों का निर्माण करती है। तो बात की जाए तो जो नदियों का बहाव होता है उसी से ही कारण बात की जाए तो जो मालवा में बड़े बड़े खड्डों का निर्माण होता है जिसे बीहड़ कहते हैं। जो बड़े बड़े गड्ढे हुआ पाए जाते हैं मालवा में, इसीलिए गहरी घाटियां का निर्माण करती हैं ये सब नदियां, क्योंकि जो ढलान उत्तर की तरफ बहुत ज्यादा होता है। इसलिए जब नदियां आती हैं तो बहुत तेजी से बहा कर लेकर आती हैं, जिससे बात की जाए तो बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण होता है। विंध्य पर्वत श्रेणी की बात करते हैं तो मालवा के दक्षिण में स्थित है। विंध्य पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश में स्थित है।
विंध्य पर्वत को पूर्व में भांडेर व कैमूर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो विंध्य जो पर्वत को पूर्व में भांडेर व कैमूर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इसे विंध्य पर्वत को भांडेर व कैमूर की पहाड़ी भी कहते हैं पूर्व में। विंध्य जो पर्वत श्रेणी है के दक्षिण में नर्मदा भ्रंश घाटी पाई जाती है। नर्मदा भ्रंश घाटी के दक्षिण में सतपुड़ा पहाड़ी पाई जाती है। तो हम बात करते हैं तो जो विंध्य पर्वत है उसके जो दक्षिण में नर्मदा भ्रंश घाटी है। इस नर्मदा भ्रंश घाटी के हम दक्षिण में जब जाएंगे तो कौन सा रहेगा, सतपुड़ा की पहाड़ी पाई जाती है। सतपुड़ा भारत का एकमात्र ब्लॉक पर्वत है। यहाँ पर हम कुछ डायग्राम से देखेंगे कि ब्लॉक पर्वत क्या होता है और सतपुड़ा कहाँ पर स्थित है। तो देखिए अरावली यहाँ पर था, हमने पढ़ लिया उसको। मालवा बात की जाए तो उसी के नीचे ठीक लगभग था, जो कि बात की जाए तो विंध्य पर्वत के बीच में स्थित था, अरावली और विंध्य के बीच में मालवा। अब यहाँ पर विंध्य के नीचे हम जब आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि जो नर्मदा भ्रंश घाटी बहती है यहाँ से, ये देखिए जो नदी हम डायग्राम में देखते हैं कि विंध्य के नीचे नर्मदा जो भ्रंश घाटी होती है वो बहती है। उसी के नीचे बात की जाए तो सतपुड़ा पर्वत है। उसी के नीचे कौन सा है, सतपुड़ा पर्वत है। और उसके नीचे बात की जाए तो जो तापी नदी है। तो देखिए नर्मदा और तापी के बीच में बात की जाए तो सतपुड़ा पर्वत है। तो इसे क्या कहते हैं, ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत हमने अब इससे हम समझ चुके हैं कि क्या होता है। तो ब्लॉक पर्वत दो नदियों के बीच के किसी पर्वत को क्या कहा जाता है, ब्लॉक पर्वत। उसके नीचे बात की जाए तो तापी की तो दक्कन का पठारी आ जाएगा। तो दो नदी के बीच के पर्वत को क्या कहा जाता है, ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक माउंटेन। और दो पर्वत के बीच जो नदी होती है उसे क्या कहते हैं, भ्रंश घाटी नदी। इसलिए हमने यहाँ देखा जो नर्मदा नदी घाटी को भ्रंश घाटी क्यों कहा जाता है नदी, तो क्योंकि यह विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच में स्थित है। इसे क्या बात की जाए तो नर्मदा को नर्मदा भ्रंश नदी घाटी कहते हैं। क्यों, क्योंकि यह विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच में स्थित है। और सतपुड़ा पर्वत को ब्लॉक माउंटेन क्यों कहते हैं, क्योंकि यह नर्मदा और तापी नदी के बीच में स्थित है। मतलब हमने जाना कि दो नदियों के बीच के पर्वत को ब्लॉक माउंटेन कहते हैं और दो पर्वतों के बीच की नदी को भ्रंश नदी घाटी कहते हैं। और आगे हम देखने वाले हैं वायुमंडल में जलवाष्प का कितना अधिकतम मात्रा होता है। तो वायुमंडल में जलवाष्प की अधिकतम मात्रा 4% तक होती है। नाइट्रोजन की बात की जाए तो ऊंचाई लगभग 125 किलोमीटर तक होती है मैक्सिमम, और ऑक्सीजन की 100 किलोमीटर तक, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की 20 किलोमीटर तक। ऊंचाई के साथ जलवाष्प की जो मात्रा है घटती जाती है। वायुमंडल में जलवाष्प की औसत मात्रा 2% होती है। तो वायुमंडल में बात करते हैं तो जलवाष्प की औसत मात्रा कितनी होती है, 2%, और मैक्सिमम कितनी होती है, 4% तक। तो वायुमंडल में जलवाष्प की औसत मात्रा 2% होती है और मैक्सिमम 4%। वायुमंडल में जलवाष्प का 90% भाग 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। तो जो हमारा ये वायुमंडल है उसमें जो जलवाष्प का 90% जो भाग होता है वो 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। तापमान बढ़ेगा तो जो जलवाष्प होगा वो ऑटोमेटिक बढ़ेगा, क्योंकि तापमान से जो इवेपोरेशन होगा और भाप बनेगा, जिससे बात की जाए तो जलवाष्प बढ़ेगा। रेडियो तरंगों को बात की जाए तो परिवर्तित करना आयन मंडल कहा जाता है। तो आयन मंडल से ही बात की जाए तो रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है, परावर्तित करता है रेडियो तरंगों को। तो रेडियो तरंगों को कौन परावर्तित करता है, तो आयन मंडल। और उल्काओं का प्रभाव सबसे अधिक किस में देखा जाता है, समताप मंडल में देखा जाता है उल्काओं का सर्वाधिक प्रभाव। और सूर्य की बात की जाए तो और इसके कुछ बढ़ते क्रम में सोलर सिस्टम में, जैसे सूर्य बात की जाए तो सेंटर में है, और बात की जाए तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण इसके चक्कर लगा रहे हैं। और बुध की बात की जाए तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो ये बात की जाए तो बुध से जो उसकी दूरी बढ़ते हुए क्रम में है। और बुध से बात की जाए तो सूर्य के सबसे अधिक ग्रह कौन सा है, तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो बुध है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है हमारे सौरमंडल का, बुध ही है। अपनी कक्षा में एक चक्कर पूरा करने में बुध कितना समय लेता है, तो 88 दिन में यह अपनी कक्षा में चक्कर मार देता है। कोई चंद्रमा इसके उपग्रह नहीं है कह सकते हैं, तो बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। 400 प्लस डिग्री बात की जाए तो इसका मैक्सिमम चला जाता है तापमान, और -200 डिग्री रात का तापमान चला जाता है। बुध को वाणिज्य का रोमन देवता भी कहते हैं, तो बुध को वाणिज्य का रोमन देवता कहते हैं। और शुक्र, वीनस के बारे में अब देखने वाले हैं। तो रात में आकाश में सबसे चमकीला, सबसे गर्म ग्रह, सुबह का तारा, शाम का तारा कहा जाता है।
तो शुक्र के बारे में हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जाना। जैसे रात में आकाश में सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। सुबह शाम का तारा के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये सुबह शाम को दिखता है, तो शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा कहा जाता है। इसे पृथ्वी का भगनी भी कहा जाता है, जुड़वा ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि यह आकार में पृथ्वी के समान है। इसका कोई भी उपग्रह इसका भी नहीं है शुक्र का। और इसके बारे में एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि यह बात की जाए तो पूर्व से पश्चिम में घूमता है। बाकी जितने भी ग्रह बात की जाए तो वो सब पश्चिम से पूर्व में घूमते हैं। पृथ्वी हमारा बात की जाए तो भी पश्चिम से पूर्व में घूमता है। लेकिन बात की जाए तो सोलर सिस्टम के दो ऐसे जो ग्रह हैं, शुक्र और अरुण की बात की जाए तो वीनस और यूरेनस, ये दो इंपॉर्टेंट ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम में घूमते हैं। इनको छोड़कर सभी ग्रह बात की जाए तो पश्चिम से पूर्व चक्कर मारते हैं सूर्य की। तो आप याद रखेंगे शुक्र और अरुण ये दो ग्रह हैं। वीनस और यूरेनस बात की जाए तो पूर्व से पश्चिम से चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं। पृथ्वी के बारे में हम देखते हैं तो सूर्य के पास तीसरा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। सूर्य के पास तीसरा ग्रह सूर्य पृथ्वी ही है और आकार में जियोइड है और नीले ग्रह के नाम से भी जाना जाता है पृथ्वी को। मंगल की बात की जाए तो मार्स, आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग जो होता है लाल दिखाई देता है। तो मंगल किस के कारण बात की जाए तो लाल रंग का दिखाई देता है? आयरन ऑक्साइड के कारण। दो उपग्रह बात की जाए तो मंगल के इंपॉर्टेंट है, जैसे फोबोस और डिमोस। और फोबोस और डिमोस किसके उपग्रह हैं? मंगल के। निक्स ओलंपिया सबसे ऊंची चोटी है मंगल की बात की जाए तो कितनी इसकी ऊंचाई है? यह माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। निक्स ओलंपिया बात की जाए तो मंगल की सबसे ऊंची चोटी है जो कि माउंट एवरेस्ट की 3 गुनी है। रोमन युद्ध का देवता के नाम से जाना जाता है। रोमन में बात की जाए तो युद्ध का देवता के नाम से जाना जाता है मार्स ग्रह को। और बृहस्पति के बारे में हम देखने वाले हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। पृथ्वी का 318 गुना द्रव्यमान इसका है। तो बृहस्पति का जो द्रव्यमान है पृथ्वी का 318 गुना द्रव्यमान है। इसके किनारे छल्ले स्थित हैं, इसके किनारे छल्ले होते हैं बृहस्पति के। शनि की बात की जाए तो इसका पीला रंग दिखाई देता है। 124 इसके उपग्रह हैं, सबसे ज्यादा उपग्रह इसी के हैं, किनारे इसके छल्ले हैं और सभी ग्रहों में कम घना यही है शनि। और अरुण की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पूर्व से पश्चिम चक्कर मारता है। तो पूर्व से पश्चिम चक्कर कौन से लगाते हैं? 2 ही ग्रह ऐसे हैं जो कि सोलर सिस्टम के जो पूर्व से पश्चिम चक्कर लगाते हैं सूर्य के। कौन कौन से हैं? एक है वीनस शुक्र हो गया और दूसरा कौन सा है? यूरेनस अरुण हो गया। तो ये 2 ग्रह हैं शुक्र और अरुण जो कि पूर्व से पश्चिम चक्कर लगाते हैं, बाकी सब पश्चिम से पूर्व लगाते हैं। इसे प्राचीन यूनानी देवता भी कहा जाता है। तो अरुण को इसे यूनानी में बात की जाए तो प्राचीन यूनानी देवता कहा जाता है अरुण को। टेलीस्कोप से मिला था ये पहला उपग्रह अरुण ही। और बात करते हैं 27 से उपग्रह मिरांडा, एरियल, ये सब ओबेरॉन, ये सब हो गए इंपॉर्टेंट। इसके बाद की जाए तो उपग्रह, तो अरुण के उपग्रह कुछ हैं जैसे मिरांडा हो गया, एरियल हो गया, ओबेरॉन हो गया। वरुण की बात की जाए तो नेपच्यून। वरुण की बात की जाए तो सबसे ठंडा ग्रह यही है वरुण ही। इसके 14 उपग्रह, 5 मुख्य छल्ले इसके होते हैं। बहुत ज्यादा ही बर्फीला या ठंडा होता है वरुण। और वोयागर 2 बात की जाए तो एकमात्र पहुंचने वाला बात की जाए तो अंतरिक्ष यान यहाँ पर था। तो वोयागर बात की जाए 2 एकमात्र पहुंचने वाला अंतरिक्ष यान वरुण के पास। शुक्र और अरुण बात की जाए तो पूर्व से पश्चिम चक्कर लगाने वाले ग्रह होते हैं। केवल ये 2 ही है जो कि पूर्व से पश्चिम चक्कर लगाते हैं। कौन है? शुक्र और अरुण। बाकी सब जितने भी होते हैं जैसे मंगल हो गया, पृथ्वी हो गया, ये सब क्या करते हैं? पश्चिम से पूर्व सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व घूमती है। आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं? तो आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को कहते हैं। शुरुआत के 4 जो होते हैं उसे आंतरिक ग्रह कहते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। क्योंकि बात की जाए तो जो क्षुद्र ग्रह की जो पेटी होती है दोनों चारों को अलग करती है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन सब ग्रहों के बाद ही बात की जाए तो क्षुद्र ग्रह की जो एस्ट्रॉयड बेल्ट होती है वो चालू हो जाती है। तो उसके बाद जो ग्रह आते हैं वो बाह्य ग्रह के में आते हैं, जिन्हें बात की जाए तो बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया, ये सब बाह्य ग्रह में आते हैं। तो बाह्य ग्रह में कौन आते हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और आंतरिक ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। क्यों ये आंतरिक होता है और क्यों बाह्य होता है? क्योंकि बात की जाए इनके बीच में क्या होता है, जो एस्ट्रॉयड बेल्ट होता है, क्षुद्र ग्रह की पेटी। ढेर सारे बात की जाए तो इसके बीच में बात की जाए तो जो क्षुद्र ग्रह है चक्कर लगा रहे हैं।
पृथ्वी की आंतरिक संरचना बात की जाए तो भूपर्पटी है, मेंटल है, कोर या क्रोट के नाम है। ये तीन इंपॉर्टेंट भाग है पृथ्वी की आंतरिक संरचना में। भूपर्पटी जिसे क्रस्ट कहते हैं, मेंटल जिसे मेंटल कहते हैं, कोर या क्रोड कहते हैं। भूपर्पटी की बात की जाए तो इसकी मोटाई महाद्वीपों व महासागरों पर अलग अलग होती है। महाद्वीपों पर बात की जाए तो औसत मोटाई जो इसकी 30 किलोमीटर होती है, और महाद्वीपों के जो महासागरों पर बात की जाए तो 5 किलोमीटर। जो महासागरों में बात की जाए तो भूपर्पटी की जो औसत मोटाई कितनी होती है, 5 किलोमीटर। जो पानी में बात की जाए तो महासागरों में औसत जो मोटाई होती है भूपर्पटी की 5 किलोमीटर, और महाद्वीपों पर इसकी औसत मोटाई 30 किलोमीटर होती है। ऊंचे पर्वतों पर बात की जाए तो औसत 70 किलोमीटर होती है, जैसे हिमालय, रॉकी, एंडीज, ये सब हो गया। इन सब पर्वतों पर औसत ऊंचाई 70 किलोमीटर हो जाती है भूपर्पटी की। क्रस्ट क्या होता है, पृथ्वी के जो 100 किलोमीटर लगभग होता है जो जमीन से नीचे तक, उसे कहते हैं भूपर्पटी। महाद्वीप का ऊपरी जो भूपर्पटी होता है अवसादी से निर्मित है। तो महाद्वीप का बात की जाए तो ऊपरी भूपर्पटी अवसादी से निर्मित है, सैल से बना हुआ है, जबकि इसके नीचे ग्रेनाइट जैसे चट्टानों से बना हुआ है। जो महासागरीय भूपर्पटी है बेसाल चट्टानों से बना है। तो जो महाद्वीप की बात की जाए, जो ऊपरी भूपर्पटी किससे बना हुआ है, अवसादी से बना हुआ है, सैल से, और जो महासागरीय भूपर्पटी है वह बेसाल चट्टानों से बना हुआ है। औसत घनत्व इसकी बात की जाए तो 2.7 से 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और भूकंपी तरंगों की गति में अंतर के कारण इस पर्वत को दो भागों में विभाजित किया जाता है, जैसे ऊपरी भूपर्पटी और निचली भूपर्पटी। ऊपरी भूपर्पटी में आमतौर पर जो ये मिट्टी होता है यही होता है। क्रस्ट, मेंटल, कोर, इसमें क्रस्ट हमने देख लिया। पृथ्वी के अंदर बात की जाए तो अर्ध द्रव्य स्थित है। धरती में नीचे जाने पर घनत्व बढ़ता है, 1 किलोमीटर जाने पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है। याद रखिएगा, 1 किलोमीटर जाने पर 25 सेंटीग्रेड तापमान में बढ़ोतरी होगी। दबाव भी बढ़ेगा नीचे जाने पर, तापमान भी बढ़ेगा, दबाव भी बढ़ेगा, घनत्व भी बढ़ेगा। क्रस्ट बात की जाए तो 0 से लगभग 100 किलोमीटर के बीच तक रहती है। जो भूमि से हमारा जो स्थल है उससे नीचे बात की जाए तो 100 किलोमीटर तक, कहीं ज्यादा होता है कहीं कम होता है, लगभग एवरेज 0 से 100 किलोमीटर। और धरती में मौजूद बात की जाए तो सबसे जो गहरी खदान मात्र 4 किलोमीटर तक की है। तो बात की जाए हमारे जो पृथ्वी पर बात की जाए तो मौजूद सबसे गहरी खदान अब तक कितनी है, 4 किलोमीटर तक ही बस खदान है। अब तक केवल 12 किलोमीटर धरती के नीचे छेद हुआ है। कंपोजिशन ऑफ क्रस्ट, क्रस्ट के संगठन बात की जाए तो इसमें कुछ जो तत्व कितनी बात की जाए तो कितनी मात्रा होती है, तो ऑक्सीजन की बात की जाए तो 46.46% सबसे ज्यादा होती है। क्रस्ट में बात की जाए तो ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा मात्रा होती है, कितनी होती है, 46.46%। सिलिकॉन दूसरे नंबर पर है 27.61%। और एल्यूमिनियम की बात की जाए तो तीसरे स्थान पर 8.07%। आयरन की बात की जाए तो 5.06%। कैल्शियम 3.64%। सोडियम की बात की जाए तो 2.07%। क्रस्ट में हम बात करते हैं तो महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट होते हैं। हमने इसके बारे में डिटेल पहले ही पढ़ लिया। और महाद्वीपीय क्रस्ट में बात की जाए तो मनुष्य, जीव जंतु रहते हैं, पेड़ पौधे, पहाड़, जंगल, ये सब की बात की जाए तो ये महाद्वीप है। सिलिका और एल्युमिनियम जो होता है प्रमुख खनिज पाई जाती है महाद्वीपीय क्रस्ट में। और Si+Al जिसे बात की जाए तो सिलिका और एल्युमिनियम प्रमुख खनिज पाई जाती है महाद्वीपीय क्रस्ट में, इसलिए Si सिलिका का हो गया, Al एल्युमिनियम का हुआ। इससे बात की जाए तो सियाल के नाम से बना हुआ है, तो इसे सियाल के नाम से बना हुआ है। यह सिलिका और एल्युमिनियम खनिज इसलिए पाई जाती है इसमें। और महाद्वीपीय क्रस्ट में बात की जाए तो घनत्व कितना होता है, तो जो महाद्वीपीय क्रस्ट में कितना घनत्व होता है इसका, 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है इसका घनत्व महाद्वीपीय क्रस्ट का। और महासागरीय क्रस्ट का बात की जाए तो औसत इसकी जो गहराई कितनी होती है, 5 किलोमीटर, और महाद्वीपीय क्रस्ट की गहराई 30 किलोमीटर एवरेज होती है। और महाद्वीपीय जो महासागरीय क्रस्ट की बात करते हैं तो इसमें सिलिका और मैग्नीशियम प्रमुख खनिज पाए जाते हैं। Si+Ma कहा जाता है, इसलिए इसे सीमा से बना हुआ है। महासागरीय क्रस्ट सीमा से बना हुआ है, जिसमें सीमा बात की जाए तो Si+Ma, सिलिका और मैग्नीशियम। वहीं बात की जाए तो सियाल से कौन सा बना हुआ है महाद्वीपीय क्रस्ट, सियाल में Si+Al है, जो कि Si सिलिका को बताता है और Al एल्युमिनियम को बताता है।
मेंटल की बात की जाते हैं तो दूसरा नीचे सबसे परत है, क्रस्ट के नीचे बात की जाए तो मेंटल कहलाता है। पिघली मैग्मा होती है इसके अंदर, ये ठोस द्रव्य दोनों अवस्था में होती है। मोल्टेन मैग्मा बात की जाए तो जो द्रव्य अवस्था में होती है, जिसमें सॉलिड और सेमी सॉलिड होते हैं। क्रस्ट और मेंटल जहाँ मिलते हैं वहाँ 2900 किलोमीटर नीचे तक मेंटल होता है। तो क्रस्ट और मेंटल बात की जाए तो जहाँ पर मिलते हैं उससे बात की जाए तो 2900 किलोमीटर तक बात की जाए नीचे मेंटल होता है। यहाँ डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर देखिए जैसे ये क्रस्ट ऊपर लगभग 0 से 100 किलोमीटर तक एवरेज रहता है उसका, तो वहां से उसके बाद की जाए तो नीचे 2900 किलोमीटर बात की जाए तो जो मेंटल होता है। मेंटल के बात की जाए तो इसमें दो भागों में बांट देते हैं, जैसे ऊपरी मेंटल अपर मेंटल और लोअर मेंटल निचला मेंटल कहते हैं। दोनों के बीच बात की जाए तो 300 किलोमीटर का अलगाव क्षेत्र होता है। अब तीसरा हम देखते हैं कोर। मेंटल के नीचे क्या होता है तो कोर होता है, तो मेंटल के नीचे क्या होता है कोर होता है। कोर की बात की जाए तो इसमें भी दो भाग होते हैं, एक ऊपरी कोर होता है, एक निचली कोर होता है। पृथ्वी के बीच में कोर है, यहाँ पर एक डायग्राम में देखिए ये बीच में क्या है कोर है। कोर में सिलिका आयरन प्रमुख होते हैं। पृथ्वी के बीच में कोर होता है। कोर का आयतन पूरे पृथ्वी का लगभग 16% होता है, वह द्रव्यमान 32% होता है। तो सोचिए कोर का जो होता है बात की जाए तो आयतन पूरे पृथ्वी का 16% होता है। कोर का आयतन पूरे पृथ्वी का 16% होता है और द्रव्यमान बात की जाए तो 32% होता है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है लगभग तो 3500 किलोमीटर जो होती है, पृथ्वी की सॉरी नहीं कोर की त्रिज्या कितनी होती है 3500 किलोमीटर। यह किससे बना हुआ है सिलिका। सिलिका और आयरन इसमें बात की जाए तो प्रमुख है। इससे बात की जाए तो निकिल और जो आयरन बात की जाए तो निफी के नाम से जाना जाता है, इसलिए Na+Fe निफी। बाहरी कोर बात की जाए तो 2900 किलोमीटर से 5900 किलोमीटर तक है। बाहरी कोर जो होता है कितना, इसकी जो लंबाई है बात की जाए तो 2900 किलोमीटर से 5900 किलोमीटर तक स्थित है। इसमें द्रव्य पाया जाता है, नीचे जाने पर ताप दाब घनत्व सब बढ़ता है। और इसका बात की जाए तो घनत्व कितना है 5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। आंतरिक कोर की बात करते हैं तो जो 5100 किलोमीटर से 6378 किलोमीटर नीचे, यहाँ भूकंप की गति बात की जाए तो 11.23 किलोमीटर प्रति सेकंड से चलती है। यह पृथ्वी के केंद्र में स्थित है, पिघले रूप में होता है। पिघलने के स्थान पर जो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो गया है। घनत्व बात की जाए तो 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। सबसे ज्यादा घनत्व जो आंतरिक कोर होता है उसी का होता है, जिसका घनत्व 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। आंतरिक कोर बात की जाए तो हमेशा घूमती रहती है, पृथ्वी से तेज यह घूमती है। डिसकॉन्टिन्यूटी क्या होता है तो जो दो परतें जहां पर मिलती हैं उसे डिसकॉन्टिन्यूटी कहते हैं, जैसे क्रस्ट और मेंटल जहां पर मिलते हैं कोर। यहाँ पर कुछ जैसे बताया गया है कि कहाँ पर जो मिलता है बात की जाए तो उसे क्या कहा जाता है, जैसे डिसकॉन्टिन्यूटी जो कि अलग करता है। जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं जो इनर कोर की बात की जाए तो जो बाहर जो परत होती है उसे लेहमैन के नाम से जाना जाता है, जो अलग करती है। तो जो इनर कोर का बाहरी जो रेखा होती है, बाहरी जो छोर होता है उसे लेहमैन के नाम से जाना जाता है। वहीं बात की जाए तो ये इनर कोर का बात की जाए तो बाहरी परत लेहमैन के नाम से जाना जाता है। और आउटडोर कोर का बात की जाए तो बाहर जो परत होता है उसे गुटेनबर्ग के नाम से जाना जाता है। रेपिटी की बात की जाए तो जो लोअर मेंटल होता है उसको कहते हैं रेपिटी। और मोहो की बात की जाए तो जो अपर मेंटल होता है। और कोनार्ड बात की जाए तो क्रस्ट को नाम से जाना जाता है। इसमें कुछ मतलब ये था कि मतलब जो अलग करता था, जो ऐसे दो परतों के बीच में जगह है ना, तो जो दो परतों को अलग करता है उसके नाम कुछ थे। भूकंप के बारे में हम कुछ देखने वाला है, जैसे समुद्र तल पर पाई जाने वाली जो डिसकंटिन्यूटी को कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। और इनर कोर व आउटर कोर के बीच में लेहमैन डिसकंटिन्यूटी होती है, मतलब तो इनर कोर और आउटर कोर को जो अलग करती है उसके बीच में जो स्थित है उसे लेहमैन डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। और लिथोस्फीयर बात की जाए तो क्रस्ट और अपर मेंटल के कुछ भाग को सम्मिलित रूप से लिथोस्फीयर कहते हैं। तो लिथोस्फीयर किसे कहते हैं, क्रस्ट और जो अपर मेंटल के कुछ भाग को सम्मिलित रूप से लिथोस्फीयर कहते हैं। मेसोस्फीयर किसे कहते हैं, जो एस्थेनोस्फीयर से कोर तक होता है।
और आगे इम्पोर्टेंट हम क्या देखने वाले हैं, जैसे भूकंप, भूकंप के बारे में देखने वाले जो अर्थक्वेक क्या होता है। तो अर्थक्वेक की बात करते हैं तो पृथ्वी के कंपन को कहते हैं। इससे बात की जाए तो सिस्मोग्राफ से मापते हैं और इसके अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। जहां पृथ्वी की सतह पर भूकंप सबसे पहले पहुंचते हैं उसे अधिकेंद्र कहते हैं। तो पृथ्वी की सतह पर भूकंप सबसे पहले जहां पहुंचते हैं उसे क्या कहते हैं, अधिकेंद्र, एपिसेंटर। एपिसेंटर किसे कहते हैं, जैसे हमारे नीचे से भूकंप आ रहा है, अंदर मान लीजिए कोई हो गया, जैसे अगर प्लेट हो गया खिसका हुआ, तो हमारे नीचे जब प्लेट खिसका होगा तो बात की जाए तो उस भूकंप को पहुंचने में ऊपर टाइम लगेगा। और वो भूकंप की बात की जाए तो जो जहां पर केंद्र बिंदु होगा, भूकंप सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर जहां सबसे पहले पहुंचता है उसे क्या कहते हैं, अधिकेंद्र, एपिसेंटर। पृथ्वी के अंदर जहां से भूकंप निकलता है उसे क्या कहते हैं, हाइपोसेंटर। तो मतलब भूकंप जहां से निकलता है पृथ्वी के अंदर उसे क्या कहते हैं, हाइपोसेंटर। और पृथ्वी की सतह पर जहां सबसे पहले जो भूकंप होता है वो पहुंचता है उसे एपिसेंटर कहते हैं। भूकंप में हम देखते हैं यहाँ पर डायग्राम में भी दिखाया गया है कि तो जो एपिसेंटर होता है, जो हमारे जो जमीन होता है ऊपर बात की जाए तो सबसे पहले जहां पर पहुंचता है उसे एपिसेंटर कहते हैं। और जहां से निकलता है पृथ्वी के अंदर उसे हाइपोसेंटर कहते हैं। स्थलीय मंडल प्लेटों की गति से या फिर मानव निर्मित से भी हो सकता है भूकंप। भूकंप के प्रकार की बात की जाए तो विवर्तनिक भूकंप, टेक्टोनिक जो अर्थक्वेक होता है, टेक्टोनिक प्लेट के टकराने से जो ऊर्जा निकलती है उससे बात की जाए भूकंप हो सकता है। ज्वालामुखी भूकंप भी होता है, जैसे वोल्केनिक जो अर्थक्वेक होता है ज्वालामुखी विस्फोट के बाद होता है। संक्षिप्त जो कोलैप्स भूकंप होता है चट्टानों के अंदर दबाव से होता है। विस्फोट जो एक्सप्लोजन होता है उससे भी भूकंप आ सकता है। और भूकंप की तीव्रता बात की जाए तो रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है। तो भूकंप की जो तीव्रता बात की जाए तो किस पर मापी जाती है, रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है। यह 1 से 9 तक मापी जाती है। रिएक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल होता है।